विषय वस्तु कादम्बनी ग्रंथ मुख्य रूप से ज्योतिष शास्त्र का संहिता स्कंध का एक मूर्त रूप है। ज्योतिष शास्त्र अनेक भेद विषयों में विभक्त है, जैसा कि आचार्य वाराहमिहिर ने स्वयं इसका उपस्थापन किए हैं। ज्योतिष शास्त्र अनेक भेद विषयम स्कंधत्रयाधिष्ठितम तत्कात्सर्योपन्यसनम संक्रियते संहिता। स्कंधेन अस्मिन् गणितेन ग्रहततिस्तंत्रा विधानसो होरा अंको अंक विनिश्चय स्कंध तृतीयोपर। तो तृतीय स्कंध जो संहिता स्कंध है, उस संहिता स्कंध का प्रमुख मूलभूत कुछ भिन्नता के साथ इसमें उपस्थापन किया गया है कादम्बनी ग्रंथ में। उसमें तिथि और वार की प्रमुखता को रखते हुए स्वाति योग के आधार पर आषाढ़ मास में वृष्टि विचार की व्यापक विश्लेषण इन्होंने किया है। और संप्रति इस ग्रंथ का अध्ययन अध्यापन कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय अंतर्गत सभी अंगीभूत और संबद्ध महाविद्यालयों में शास्त्री कक्षा में पढ़ाया जाता है। और मुख्य रूप से वृष्टि विचार जो इस ग्रंथ की प्रमुखता है, उसको सिलेबस में समाहित किया गया है। तो आज हमारा जो विषय है आषाढ़ मास में सुवृष्टि विचार, इसके ऊपर में हम सामान्य अपने मति के अनुसार ग्रंथ के अवलोकन के पश्चात जो हमें बोध हुआ उसका उपस्थापन करने का प्रयत्न आप लोगों के समक्ष कर रहा हूं। सबसे पहले वायु, बादल, बिजली, गर्जना और वृष्टि, ये गर्भ के 5 रूप हैं, जैसा कि कादम्बरी ग्रंथ में ओझा जी ने कहे हैं। अब संहिता स्कंध का मुख्य 2 चीजें हैं, चंद्रचार और सूर्यचार। जैसे इससे पहले सोम और अग्नि के ऊपर में प्रथम सत्र में व्यापक चर्चा हुई, वैसे ही गर्भ निर्धारण के संबंध में संहिता ग्रंथों में तथा कादम्बनी ग्रंथ में इस बात का व्यापक रूप से उल्लेख प्राप्त होता है कि गर्भ धारण किस स्थिति में होगी और गर्भ की पुष्टि किस स्थिति में होगी और उसका वर्षा किस स्थिति में होगी, इसका पूर्ण विवरण यहाँ इस ग्रंथ में प्राप्त होता है। जैसे पौषे मूल भरंत्यम चंद्रचारेण गर्भवती, पौष मास की कृष्ण पक्ष की मूल नक्षत्र से लेकर भरणी नक्षत्र पर्यंत चंद्रमा के गति से गर्भ का निर्धारण होता है। अब ये गर्भ का निर्धारण किस आधार पे किया जाता है? तो वायु, बादल, बिजली, गर्जना और वृष्टि, इसी से हम इसकी पुष्टि करते हैं कि गर्भ की क्या स्थिति है और जो आषाढ़ादि 4 मास हैं उसमें वर्षा की क्या स्थिति होगी। इसके लिए उन्होंने कहा बाता भ्रम गर्जत तरितो कितानी हिम प्रपातः कर्का बधातः अकाल संध्या परिवेशनश्च नव प्रकारेण प्रभवन्ति गर्भा। इस प्रकार ये 9 तरीके से गर्भ की सृष्टि होती है, प्रादुर्भाव होता है। अब इस ग्रह की पुष्टि किस स्थिति में होती है? अगर गर्भ की पुष्टि होती है तो सुवृष्टि होती है, अगर गर्भ की पुष्टि नहीं हो पाती है तो मध्यम वृष्टि होती है, और अगर वृष्टि हो जाती है तो इसका मतलब अनावृष्टि होता है। ये इस ग्रंथ में व्यापक रूप से इसकी चर्चा प्राप्त होती है।
पौष महीने के विषय में, गर्भ धारण करने के विषय में, मेघ के विषय में। अब मेघ की भी श्रेणी हमारे ज्योतिष शास्त्र में जो की गई है, वो 4 प्रकार के मेघ की चर्चा प्राप्त होती है। जैसे पंचांगों में प्रायः प्रत्येक वर्ष इस बात का उल्लेख होता है कि इस वर्ष इस प्रकार का मेघ है, जिसमें सामवर्तक, आवर्तक, पुष्कर और द्रोण, ये 4 प्रकार के मेघ की चर्चा प्राप्त होती है, जिसका वर्णन कालिदास ने भी मेघदूत में किया है। पुष्करा आवर्तक नामा, ऐसा उन्होंने कहा है। तो इसकी पुष्टि इस बात से हो रही है। दूसरी बात है कि ये गर्भ पुष्टि तो पौष महीने में होती है, लेकिन इसकी वृष्टि, सुवृष्टि या अल्प वृष्टि ये किस समय में होगा, इसके लिए संहिता ग्रंथ में इस प्रकार का वाक्य हमें प्राप्त होता है, और जिसका पूर्ण रूप से सत्यापन कादम्बिनी ग्रंथ में की गई है। आर्दादितो विशाखांतम सूर्यचारेर वर्षति। चंद्रमा के द्वारा, तो चंद्रमा के चार से, यानी चंद्रमा के संचरण वशात मूल नक्षत्र से भरणी नक्षत्र पर्यंत तो गर्भ की पुष्टि हुई, गर्भ का निर्माण हुआ। और सूर्य के संचरण वशात आर्द्रा नक्षत्र से विशाखा नक्षत्र पर्यंत उस ग्रह के द्वारा जो गर्भ धारण हो चुका है, उसकी वर्षा होगी, वो बरसेगा। वो किस स्थिति में वो वर्षा होगा, इसका व्यापक वर्णन हमें आषाढ़ से मिलता है। आषाढ़स्य प्रथमम दिवसे, जैसे कि कालिदास ने भी मेघदूत में कहे। तो इस तरह से आषाढ़ मास के प्रथम दिवस से हम इन चातुर्य मास में आर्द्रा से वैशाखादि पर्यंत जो 4 मास हो गए, जैसे सूर्य सिद्धांत ग्रंथ में आपने लोगों ने पढ़ा होगा, कार्तिक आदि संयोगो कृतिकादि द्वंद्वम अंतोपांतोपास्य मास त्रिधा अस्मितम, ऐसा प्राप्त होता है। तो ये 4 मास में जो है हमें बोध होगा कि वर्षा किस प्रकार की होगी, अतिवृष्टि होगी, अल्प वृष्टि होगी या अनावृष्टि होगी। अब इसके प्रसंग में एक चीज और यहाँ पौष महीने में कहा गया है मुख्य रूप से, कि पौष महीने में कुछ स्थितियों से, तिथियों से, उन समय में किस प्रकार की स्थिति हो रही है, इससे हम पता कर सकते हैं कि आगे के महीने में जो चातुर्य मास है उसमें वर्षा की क्या स्थिति होगी। तो कहता है पौषस्य यदि पंचम्याम शुक्लायाम हिम वर्षणम, पौष मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को यदि हिम वर्षण हो, अर्थात ओले बादल ओस व्यापक रूप से अगर प्रचुरता से प्राप्त हो, तदा श्याम महती वृष्टि, उस वर्ष आषाढ़ आदि से चातुर्य मास में प्रचुर वर्षा होती है। ऐसी संहिता ग्रंथों में ऐसे प्रमाण मिलते हैं। फिर दूसरी जगह उन्होंने कहा कि पौषे मेघे शुक्ल षष्ठ्याम श्रावणे यदि वर्षणम, पौष मास की शुक्ल पक्ष की श्रवणा नक्षत्र के दिन यदि वर्षा हो, तो श्रावण महीने में तो वर्षा होगा ही, भाद्र कृष्ण घनोदय, और भाद्र महीने में यानी भादो के महीने में भी अत्यधिक वृष्टि होगी। ये हमें कादम्बिनी ग्रंथ में पौषाधिकार में गर्भ निर्धारण के संबंध में इस चीज का हमें ज्ञान होता है। परंतु हमारा विषय आषाढ़ मास के तिथि और वार के आधार पे वृष्टि और सुवृष्टि का विचार है। तो इसके संबंध में मैंने जो आधुनिकता या नवाचार के दृष्टिकोण से देखा, और जो अपनी स्वमति से जो इसके ऊपर में अनुभव किया या अनुमान लगाया, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र जो है मुख्यतः 3 प्रमाणों पे आधारित है, प्रत्यक्ष, आगम और उत्पत्ति प्रमाण।
तो मैं आगम आगम प्रमाण जो है ऋषि वाक्य है। तो इस ऋषि वाक्यों को आधुनिकता के साथ मैंने जो अपना मति का संयोग कराया, उसके आधार पर मैंने इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि जो आधुनिक विज्ञान 3 तरह के वृष्टि का विचार करता है। आधुनिक विज्ञान या आधुनिक वैज्ञानिक के दृष्टिकोण से वर्षा 3 प्रकार के होते हैं और ये 3 प्रकार के वर्षा चक्रवातीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा और संवहनीय वर्षा के नाम से जाने जाते हैं। तो सामान्य रूप से आप लोगों ने भी पढ़ा होगा कि चक्रवातीय वर्षा जो है, जब दो अलग तापमान वाली हवाएं एक साथ मिलती हैं और जब वो दोपहर के दिन के बाद आकाश की तरफ ऊपर की तरफ उठती हैं तो वो ठंडी होती हैं और वो जाकर के दोपहर के बाद भयंकर बारिश करती है। और इस प्रकार की वर्षा मुख्य रूप से विषुवतीय प्रदेशों में यानी उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में होती है, जहां दोपहर के बाद निश्चित रूप से वर्षा होती है। तो ये वर्षा जो है, इस वर्षा के बारे में भी हमारे कादम्बनी ग्रंथ में व्यापक रूप से चर्चा प्राप्त होती है कि प्रत्येक 12 महीने के आधार पर ये चक्रवातीय वर्षा हमें कब प्राप्त होंगे। परंतु जो हमारे यहाँ की जो वर्षा होती है उसे हम पर्वतीय वर्षा कहते हैं। जो नमी वाली हवा पहाड़ों से टकराकर जो गुरुत्वाकर्षण से संघनित जलवाष्प पृथ्वी की सतह पर तरल रूप में जो गिरता है उसको हम वर्षा कहते हैं। और यह वर्षा पर्वतीय वर्षा मुख्यतः 4 मास आषाढ़ादि 4 मासों में होता है और जिसे हम मानसूनी वर्षा भी कहते हैं। अब इस मानसूनी वर्षा के संबंध में भी आधुनिक जो विज्ञान है वो 2 प्रकार के मानसून की कल्पना करते हैं, एक उत्तर पूर्वीय मानसून और एक दक्षिण पूर्वीय मानसून। उत्तर पूर्वीय मानसून जो है उसकी शुभारंभ प्रायः जून से होती है और जो सितंबर पर्यंत रहती है, और जो दक्षिण पूर्वीय मानसून होता है वो अक्टूबर से लेकर के मार्च पर्यंत तक होता है। उत्तर पूर्वीय मानसून से जो वर्षा होती है वह प्रायः संपूर्ण भारतवर्ष में तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश को छोड़ करके होती है। तो ये जो ग्रंथ है ये मुख्यतः इन वृष्टि के संबंध में इतनी व्यापक चर्चा इस ग्रंथ में उपलब्ध है जो प्रायः सभी संहिता ग्रंथों का निचोड़ इसमें व्यापकता के साथ समाहित कर दिया गया है। अब हम आषाढ़ मास की कुछ प्रमुख जो स्थितियां हैं इनके ऊपर में हम आप लोगों के समक्ष इस विषय का उपस्थापन करने का प्रयत्न स्वमति से कर रहे हैं। आषाढ़ मुख्य रूप से वर्षा के लिए जो हमारी सूर्यादि सप्त ग्रह हैं उसमें 2 ग्रह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं और उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण शुक्र और बुध है। जैसा कि बुधाचार अध्याय में आचार्य बाराहमिहिर ने स्पष्ट रूप से इस बात का उल्लेख किया है, नो उत्पादम परित्यज्य कदाचित चंद्रजो ब्रजत्युदम। दूसरी बात उन्होंने ये भी कहा है कि ये आखिर इसका कारण क्या है, तो सूर्य के ये 2 सूर्य शुक्र और बुध जो हैं वो सूर्य के दुधमुहे ग्रह हैं, क्योंकि इन सूर्य से इन 2 ग्रहों की दूरी अधिकतम 28 डिग्री से 48 डिग्री, बुध की 28 डिग्री और शुक्र की 48 डिग्री तक दूरी हो सकती है। इससे अधिक की दूरी इसकी नहीं हो सकती। और ये 2 ग्रह मुख्य रूप से वर्षा का कारक बनते हैं। अब इसमें एक चीज और महत्वपूर्ण है
ध्रुवा वृष्टि शनिश्चर, अगर उस समय में शनि का संचार अगर एक नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र में होता है तो निश्चित रूप से प्रलयकारी स्थिति होती है, अत्यधिक वर्षा होती है। वही अगर मंगल की अगर उस समय में संचरण होता है तो पृथ्वी पे जल का पूर्ण अभाव हो जाता है। बुध शुक्रे समीपस्त्वा करोणत्वा एकर्णहवा महिम, ऐसा संहिता शास्त्र में श्लोक मिलता है कि बुध शुक्र की समीपता के वजह से जितनी नजदीकी हो जाएगी आषाढ़ मास में उतने अधिक वृष्टि होएंगे। और जो ही बुध शुक्र के बीच में यदि मंगल का समावेश हो गया तो वृष्टि का पूर्ण रूप से अभाव होगा। अब इसमें भी बृहस्पति को महत्वपूर्ण माना गया, उसके लिए दो तिथियां उन्होंने इसके लिए बृहस्पति के लिए निर्धारित की, और वो दो तिथियां हैं पूर्णा तिथि और नंदा तिथि। इन दो तिथियों में अगर बृहस्पति का संचरण अगर हो तो आषाढ़ मास में निश्चित रूप से अत्यधिक वृष्टि होगी। और मंगल के बारे में तो पहले श्लोक में कहा गया है, आषाढ़े प्रथमे भूमे निर्भमे यदि भास्करः न बिंदु गणितं तर्हि दो मासो स्याद वर्षनम। आषाढ़ मास के प्रथम दिवस में यदि मंगलवार हो तो 2 मास तक निश्चित रूप से वर्षा नहीं होता है। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि मंगल के प्रभाव बस, मंगल के संचरण वशात वृष्टि का अभाव तथा बुध और शुक्र के संचरण वशात वृष्टि की प्रचुरता, बृहस्पति के नंदा और पूर्णा तिथियों में समागम के पश्चात पूर्ण वृष्टि, अन्य स्थिति में स्वअल्प वृष्टि की कल्पना कादम्बरी ग्रंथ में व्यापक रूप से प्राप्त होती है। अब इसी में स्वाति योग के विषय में व्यापक रूप से चर्चा है। अब स्वाति योग जो है उसके विषय में प्रायः ज्योतिष शास्त्र के संहिता ग्रंथ में, बृहद संहिता में स्वाति योगाध्याय ही है, एक अध्याय है। और ये स्वाति है क्या, इसके बारे में सामान्य रूप से आप लोग तो प्रायः समझते ही होंगे, लेकिन मैं अपने मति से जो समझता हूं कि स्वाति नक्षत्र का स्वामी है वायु, क्योंकि नक्षत्रों के स्वामी दस्रो या मनलो धाता चंद्रा रुद्रो अदिति गुरु भुजंगस पितरो सेव भगो अर्जमा दिवाकर। इस सूत्र के अनुसार या इस प्रकार से अगर हम कहें तो स्वाति नक्षत्र जो है वो एक विशेष ज्योतिषीय स्थिति का योग है जो वायु से संबंधित है। और वायु से जब संबंधित है तब जब तक वायु का समावेश नहीं होगा तब तक वृष्टि का समावेश संभव नहीं है। अब ये वायु के विषय में युधिष्ठिर के समकालीन एक बहुत बड़े विद्वान हुए जिनका नाम था डाक, और उन्होंने ये कहा है कि आषाढ़ श्रावण महीने के लिए पछिया हवा यानी पछुआ पवन का सबसे अधिक महत्व होता है। इसीलिए उन्होंने एक जगह लिखा कि आषाढ़ सौना यदि पछवा है वृद्धवा करे श्रृंगार ओ वर्ष ओ उड़े कह गेल डाक गुआर। ये सामान्य हम लोगों की मैथिली भाषा में एक लोक कथा है कि आषाढ़ महीने और श्रावण महीने में यदि पछिया हवा, पश्चिम की हवा चले
और विधवा स्त्री अगर श्रृंगार करे तो इसका मतलब समझिए कि निश्चित रूप से वर्षा होगी और वो स्त्री किसी दूसरे के साथ चली जाएगी। ऐसा उन्होंने अपने ग्रंथ में डाक वचन संहिता में चौथे भाग में इसकी व्यापक चर्चा की है। तो पछवा हवा जो है, जो पछिया हवा है, उसके आधार पे स्वाति नक्षत्र के समय में इसकी व्यापक चर्चा इस कादम्बिनी ग्रंथ में हमें प्राप्त होती है। तो मुख्य रूप से वर्षा के लिए 15वां नक्षत्र जो है हमारा, वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। सूर्य सिद्धांत में भूगोलाध्याय में है, तेजो भूकंप बाते क्रमशः पंच जंजीरे, ऐसा आपको प्राप्त होता है। तो ये वायु के द्वारा ही वृष्टि का निर्माण होता है और आषाढ़ादि मास में खास करके ये स्वाति योग का बहुत ही अधिक महत्व है। और इस के आधार पे हम आचार्य बारह में ही के अगर बृहद संहिता ग्रंथ का भी अध्ययन करें तो वहां भी हमें प्राप्त होता है कि इस वृष्टि के, इस वायु के द्वारा हमें वृष्टि, प्राकृतिक उत्पाद तथा शुभ तथा अशुभ फल की प्राप्ति तथा अन्न की किस प्रकार से की स्थिति की कैसी स्थिति होगी, ये हमें स्वाति योग मुख्य रूप से आषाढ़ महीने के योग के आधार पे बताते हैं। तो मुख्य रूप से जो आषाढ़ मास है वो वर्षा काल का प्रारंभिक मास है और इस मास के आधार पे ही हमारे अगले 4 मासों के वर्षा का निर्धारण किया जाता है। इसलिए कहा गया है कि आदि नवर्ष से अर्धरा, अंत नवर्ष से हस्त। यदि आर्द्रा नक्षत्र में वर्षा नहीं हो और अंत में हस्त नक्षत्र में यदि वर्षा नहीं हो तो अन्न की व्यापक कमी होगी। इसीलिए आषाढ़ मास की आर्द्रा नक्षत्र सूर्य के लिए महत्वपूर्ण होता है और इसीलिए प्रायः मिथिलांचल में ऐसा देखा जाता है कि आर्द्रा नक्षत्र का जब प्रवेश होता है तो उस 15 दिनों के अंतर्गत भगवान सूर्य की उपासना के लिए कि वृष्टि प्राप्त हो, इसके लिए क्षीरादि पदार्थों का भोज्य पदार्थ बनाकर भगवान सूर्य को अर्पित किया जाता है, जिसको हम लोग अपनी सामान्य भाषा में आर्द्रा पातिर के नाम से जानते हैं। तो इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि आषाढ़ मास का आर्द्रा नक्षत्र सूर्य के संचरण वसात और अंत के हस्त नक्षत्र तक अगर सूर्य की स्थिति इस स्वाति योग से अगर प्रभावित है तो निश्चित रूप से वर्षा की अच्छी स्थिति होगी और अन्न की उत्पादकता अधिक होगी। अगर इस तरह की स्थिति नहीं होगी तो वर्षा का अभाव होगा और अन्न की उत्पादन कम होगी। अब इसमें एक छोटा सा विषय हमें यहाँ ये भी प्राप्त हुआ था इस ग्रंथ में कि पंचांग में प्रायः प्रतिवर्ष ये दिया जाता है कि इतना वर्षा, इतना विश्वा है और इतना विश्वा धान है। प्रायः जो मिथिला आदि प्रदेश के लोग हैं वो इस बात को पंचांग में पढ़ते होंगे कि 15 विश्वा धान और 20 विश्वा पानी, इस तरह की स्थितियां प्राप्त होती है। तो ये कादम्बिनी ग्रंथ में इसका वर्णन है कि हम आखिर वर्षा का निर्धारण कैसे करते हैं और धान का निर्धारण कैसे करते हैं कि धान कितना होगा और वर्षा कैसे होगा। तो इसके लिए उन्होंने लिखा कि आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा के दिन पुनर्वसु नक्षत्र का जितना भोग्य काल होगा उस भोग्य काल को 3 से भाग दे दीजिए, तो जो जितना भी समय आपका जितना भाग फल जो बचेगा वो भाग फल आपका उस वर्ष का वर्षा का विश्वा हुआ। यानी अगर पुनर्वसु नक्षत्र पूर्ण 60 घटी की है तो उसमें 3 से भाग दे दीजिए तो 20 घटी हुआ, तो 20 विश्वा उस वर्ष पानी होगा। और उसी के पुनर्वसु से आगे क्या है, पुष्य नक्षत्र है, तो पुष्य नक्षत्र को 4 से भाग दीजिए, उसका जो भोग्यमान है उसमें 4 से भाग दीजिए और जो आपका भाग फल आता है वो आपका धान्य होगा। यानी शस्य उतने होंगे और वर्षा इतने होंगे। यह इस बात का भी उल्लेख इस ग्रंथ में
है